रैखिक प्रोग्रामन समस्या। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इस टॉपिक की बात करें तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इसके लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 5 टॉपिक हैं जो हैं 2 चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्या का ग्राफिकल विधि से हल। दूसरा है अवमुख समुच्चय व उसके गुणधर्म। तीसरा टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। चौथा टॉपिक है नियतन समस्याएं और 5वां टॉपिक है परिवहन समस्याएं। तो कुल मिला के 5 टॉपिक हैं और इनसे 4 या 5 क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं जिनको हम कंप्लीट पढ़ने के बाद में इनका हल करेंगे। तो ये देखिए 5 क्वेश्चन थे जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछे गए थे। बात करें इसमें, ये देखिए ये क्वेश्चन जिसको मात्र आपको हल करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा तरीका नियतन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन है यहाँ से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नियतन समस्याएं। नियतन समस्याओं के द्वारा समस्या का निम्नीकरण किया जाता है। नियतन समस्याओं को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं और 3 कार्य हैं। यहाँ पर व्यक्ति A1, A2, A3 हैं और कार्य हैं इनके D1, D2, D3। अब इस समस्या में A1 व्यक्ति D1 कार्य को 20 हावर या डे जो भी है उसमें करता है। इसी प्रकार D2 कार्य को A1 24 डेज में या हावर में करता है। इसी प्रकार D3 को 30 में। A2 कार्य D1, D2, D3 को क्रमशः 10, 18, 16 में करता है। A3 D1, D2, D3 कार्य को क्रमशः 14, 16, 12 हावर या डे जो भी आएगा उसमें करता है। तो इस प्रकार की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्न प्रोसेस यूज किया जाता है। सबसे पहले हम पंक्ति के प्रत्येक न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति के अवयव से घटा देते हैं। उसके बाद में ये जो टेबल प्राप्त होती है उसमें हम जो नेक्स्ट टेबल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तंभ में से न्यूनतम अवयव को उसी स्तंभ में से घटाकर एक नई टेबल प्राप्त करते हैं। जैसे कि टेबल फर्स्ट से हमने टेबल सेकंड जो प्राप्त की है वो प्रत्येक पंक्ति में न्यूनतम अवयव को घटाकर प्राप्त की है। अब टेबल सेकंड से टेबल थर्ड प्राप्त करने के लिए हमारे को प्रत्येक स्तंभ में से न्यूनतम अवयव को उसी स्तंभ में से घटाना पड़ेगा। बात करें हम फर्स्ट स्तंभ की तो इसमें न्यूनतम अवयव 0 है। 0 को हम इन अवयव में से घटाएंगे तो कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार बात करें हम सेकंड स्तंभ की तो इसमें न्यूनतम अवयव 4 है। 4 को हम 7 में से घटाते 3 प्राप्त होता है, 8 में से घटाते 4 प्राप्त होता है, 4 में से 4 घटाते 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे को सेकंड स्तंभ प्राप्त होता है। बात करें हम थर्ड स्तंभ की तो थर्ड स्तंभ में न्यूनतम अवयव 0 है और 0 को इन अवयव में से घटाएंगे तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होता है। इस प्रकार हमारे को टेबल थर्ड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है नियतन करने का। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट जो हमारी पंक्ति है उसमें मात्र एक 0 है, तो इस 0 का हम नियतन कर देते हैं। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर पंक्ति के अकॉर्डिंग नियतन करते हैं तो इस स्तंभ में जो भी 0 आ रहा है उसको क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया। सेकंड पंक्ति में हम बात करें तो यहाँ पर 0 है नहीं, क्योंकि जो 0 था वो पहले से क्रॉस हो चुका है। थर्ड पंक्ति में हम बात करें तो यहाँ पर 2 0 हैं, इसलिए यहाँ पर हम नियतन अभी नहीं करते हैं। उसके बाद में हम स्तंभ के अकॉर्डिंग नियतन करना स्टार्ट करते हैं। इस स्तंभ में ऑलरेडी हमने नियतन कर दिया है। इस स्तंभ में देखिए तो हमारे पास एक 0 आ रहा है, तो हम इसका नियतन भी कर देते हैं। नियतन करने के लिए वर्ग का चिन्ह यूज किया जाता है। और यहाँ पर लास्ट स्तंभ में जैसे ही हमने इसका नियतन किया तो हम पंक्ति के अकॉर्डिंग जो 0 आ रहा था उसको क्रॉस कर देते हैं। अब बात करें हम
थर्ड जो हमारा स्तंभ है उसमें नियतन की, तो इसमें 0 है नहीं, इसलिए नियतन होगा नहीं। अब यहाँ पर हम देखें तो नियतनों की संख्या 2 आ रही है, जबकि यहाँ पर व्यक्तियों और कार्यों की संख्या 3 थी, इसलिए नियतन भी 3 होने चाहिए। अब ये नियतन करने के लिए विधि यूज की जाती है जिसका नाम है हंगेरियन विधि। इस हंगेरियन विधि के द्वारा यहाँ पर लाइन डाली जाती है, लाइन डाली जाती है और इन लाइनों के माध्यम से नियतन का काम आगे स्टार्ट किया जाता है। लास्ट सेकंड ग्रेड की बात करें 2019 में, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, इस हंगेरियन विधि के नाम से ही क्वेश्चन आया था। तो अब हम आगे इसमें बात करें, आगे जो नियतन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि नियतन किस में नहीं हुआ है। तो नियतन सेकंड पंक्ति में नहीं हुआ, तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं। अब हम इसको फर्स्ट नंबर देने के बाद में ये देखते हैं कि इसमें 0 कहाँ पर था, तो 0 इसमें यहाँ पर था, तो इसके अकॉर्डिंग इस स्तंभ को हम सेकंड नंबर देते हैं। सेकंड नंबर में देखते हैं कि हमने नियतन कहाँ पर किया, तो यहाँ से नियतन किया था, तो इस पंक्ति को हम थर्ड नंबर दे देते हैं। इस पंक्ति में हम देखते हैं कि और कहीं पे 0 था क्या, और कहीं पे 0 है नहीं, तो ये प्रोसेस हम रोक देते हैं। अब इसके बाद में पंक्तियों में से उनके ऊपर लाइन डालनी होती है जिनको हमने नंबर नहीं दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर हम लाइन डाल देते हैं। इसके बाद में स्तंभ में वहाँ पर लाइन डालनी होती है जिसको नंबर दिया था, तो इसको नंबर दिया था, तो इसलिए यहाँ पर हम लाइन डाल देते हैं। अब जो अवयव इन लाइनों के द्वारा छुप जाते हैं उनकी तरफ नहीं देखते हैं, बाकी जो अवयव बचे हुए हैं उनमें से न्यूनतम अवयव को देखते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम अवयव 3 है, तो जहाँ पर लाइनें प्रतिच्छेद हो रही हैं वहाँ पर तो इस न्यूनतम अवयव को जोड़ देंगे, जहाँ पर लाइनें जा रही हैं लेकिन प्रतिच्छेद नहीं हुई वहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद में जो बचे हुए अवयव हैं जहाँ पर लाइन नहीं आ रही है उनमें से इस न्यूनतम अवयव को घटा देंगे। इस प्रकार हमारे पास नेक्स्ट टेबल जो प्राप्त होता है वो है वो टेबल ये प्राप्त होता है। और फिर इसमें भी हम नियतन का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें एक से ज़्यादा 0 आ रहे थे, नियतन नहीं करते हैं। यहाँ पर एक ही 0 आ रहा था, नियतन कर देते हैं, तो ये नियतन कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर नियतन किया, पंक्ति के अकॉर्डिंग नियतन किया, तो इस स्तंभ में जो भी 0 था उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा 0 है, तो यहाँ पर भी नियतन नहीं करते हैं। अब हम स्तंभ के अकॉर्डिंग नियतन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये 0 आ रहा था, इसका नियतन हमने कर ही दिया था। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो इसमें अभी भी 2 0 हैं, इसलिए यहाँ पर नियतन नहीं करते हैं। इसके बाद में बात करें थर्ड स्तंभ की, तो इसमें एक ही 0 है, यहाँ पर हम नियतन करते हैं। जैसे ही हमने स्तंभ के अकॉर्डिंग नियतन किया, तो इससे जहाँ पर नियतन किया उस पंक्ति में कोई 0 है तो उसको क्रॉस करना होता है, तो यहाँ पर इस 0 को हम क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद में फिर से हम पंक्ति के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इस पंक्ति में अब हम ये जो 0 बच रहा था इसका नियतन कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में एक नियतन हो गया है या प्रत्येक स्तंभ में भी एक नियतन हो गया है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट पंक्ति है उसमें नियतन हुआ है D2 से, सेकंड पंक्ति में नियतन हुआ है D1 से, और थर्ड पंक्ति में नियतन हुआ है D3 से। अतः दी गई समस्या का जो निम्नीकरण हल होगा वो यहाँ पर जो दी गई मैट्रिक्स थी जिसे लागत मैट्रिक्स बोलते हैं, वहाँ से इनका मान लिखकर और उसे जोड़कर फाइनली हल ज्ञात कर लिया जाता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यहाँ से सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि भाई नियतन समस्याएं किससे रिलेटेड होती हैं। तो हमारे को ध्यान रखना है कि नियतन समस्याएं निम्नीकरण से रिलेटेड होती हैं। इसके बाद में हम बात करें तो नियतन समस्याओं का जो गणितीय रूप होता है वो निम्न प्रकार होता है। यहाँ पर मिनिमम z बराबर समेसन i बराबर 1 से n समेसन j बराबर 1 से n। चूंकि समस्या है यहाँ पर, इस समस्याओं में व्यक्तियों की संख्या और कार्यों की संख्या बराबर होती है, इसलिए i का मान 1 से n तक और j का मान भी 1 से n तक होता है। Cij और Xij, यहाँ पर Xij का मान 1 होता है यदि i व्यक्ति को j कार्य नियत किया जाता है, और 0 मान होता है Xij का यदि i व्यक्ति को j कार्य नियत नहीं किया जाए। इसके बाद में यदि समस्या अधिकतमीकरण की से रिलेटेड है, यदि समस्या अधिकतमीकरण से रिलेटेड है तो उसे भी नियतन समस्याओं के अकॉर्डिंग हल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले समस्या
कि प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा किया जाता है। उसके बाद में समस्या का न्यूनतमीकरण की समस्या में परिवर्तित हो जाती है और इस समस्या का हल ज्ञात कर लिया जाता है। तो यहाँ से हमारे को नियतन समस्याओं के बारे में बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो नियतन जो समस्याएं होती है वो निम्नीकरण से रिलेटेड होती हैं। यदि समस्या अधिकतमीकरण की रिलेटेड होती है तो उसे -1 से गुणा करके निम्नीकरण में परिवर्तित करके उसके बाद में उसका हल निकाला जा सकता है। इसके बाद में ये भी ध्यान रखना है कि नियतन समस्याओं को हल करने के लिए हंगेरियन विधि का भी यूज किया जाता है। हंगेरियन विधि का यूज किया जाता है जो कि लास्ट 2019 सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, जो समस्या होती है, नियतन समस्या होती है, वो असंतुलित होती है। असंतुलित अर्थात उसमें व्यक्तियों की संख्या और कार्यों की संख्या समान नहीं होती है। ऐसी स्थिति में समस्या में जो भी कम हो उसकी पूर्ति, जैसे काल्पनिक कार्य या डमी जॉब, और यदि व्यक्तियों की संख्या कम हो तो डमी व्यक्ति यूज करके समस्या को सबसे पहले संतुलित किया जाता है, उसके बाद में उसका हल ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में एक ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यात्री विक्रय प्रतिनिधि समस्याएं होती हैं, ये भी नियतन समस्याओं से रिलेटेड होती हैं। ये समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, सम्मित और असम्मित। कभी कभी आजकल थोड़ा सा ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि हल भी पूछ लिया जाता है नियतन समस्याओं का। तो इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल समझना थोड़ा सा जरूरी है। आप खुद इसको जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न नियतन समस्याओं के लिए न्यूनतम लागत होगी। तो सबसे पहले आप देखिए समस्या में इस पंक्ति में न्यूनतम अवयव 2 है, तो आप पंक्ति के सभी अवयवों में से 2 घटा दीजिए। तो इससे हमारे पास जो नेक्स्ट रो प्राप्त होगी या पंक्ति प्राप्त होगी वो होगी 7, 5, 4, 0। उसके बाद में इस पंक्ति में से न्यूनतम अवयव 6 है, वो घटाने पर हमारे पास प्राप्त होता है 0, 0, 1, 0। नेक्स्ट पंक्ति की बात करें हम तो इसमें न्यूनतम अवयव 3 है, 3 को हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होता है 2, 0, 1, 1। नेक्स्ट पंक्ति की बात करें तो न्यूनतम अवयव 2 है, इसको घटाएं तो प्राप्त होता है 2, 0, 3 और 7। इसके बाद में हमारे को यहाँ पर स्तंभ में से प्रत्येक न्यूनतम अवयव को घटाकर नेक्स्ट टेबल तैयार करनी है। तो नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर न्यूनतम अवयव ऑलरेडी यहाँ पर 0 आ रखा है। जैसे हम 0 किसी भी पंक्ति में से मतलब किसी भी अवयव में से घटाएंगे तो कोई चेंज नहीं होना है, तो ये हमारा स्तंभ ऐसे कैसे रहेगा। इसमें भी 0 आ रहा था तो इस वजह से ये भी चेंज नहीं होता है। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 आ रहा था, यहाँ पर 1 आ रहा था, यहाँ पर भी 1 आ रहा था और यहाँ पर आपका 3 आ रहा था। अब यदि हम इसमें से न्यूनतम अवयव 1 है, इसको घटाएं तो यहाँ पर 3 प्राप्त होता है। उसके बाद में यहाँ पर 1 में से 1 घटाए तो 0 प्राप्त होता है। उसके बाद में यहाँ पर भी 1 में से 1 घटाए 0 प्राप्त होता है, 3 में से 1 घटाए 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे पास नेक्स्ट टेबल प्राप्त हो जाती है। अब हम नियतन करने का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देखें इस पंक्ति में केवल एक 0 आ रहा है, तो इसलिए इस 0 का नियतन कर देते हैं। अभी हमने पंक्ति के अकॉर्डिंग नियतन किया है, तो हम इस स्तंभ में देखते हैं कोई और 0 है तो उसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर ये 0 है इसलिए इसको हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट पंक्ति की बात करें तो इसमें यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आ रहा है। इस वजह से इसमें 0 ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर हम नियतन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पंक्ति की बात करें तो इस पंक्ति में हमारे पास यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, एक से ज़्यादा 0 आ रहे हैं, नियतन नहीं करते हैं। इस पंक्ति की बात करें तो इसमें यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए इसका नियतन कर देते हैं। जैसे हम इसका नियतन पंक्ति के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसे स्तंभ में जो भी 0 उनके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पर दोनों 0 के ऊपर क्रॉस हो जाता है। उसके बाद में हम
स्तंभ के अकॉर्डिंग नियतन करना स्टार्ट करें। तो अब इसमें यहाँ पर केवल 0 यहाँ पर आ रहा था, इस वजह से इसका नियतन कर देते हैं। जैसे ही हमने इस स्तंभ के अकॉर्डिंग नियतन किया तो इस पंक्ति में जो भी 0 था उसका क्रॉस कर देते हैं। इनके ऊपर हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था, यहाँ से इसके ऊपर भी हम क्रॉस कर देते हैं। इसके ऊपर पहले से हमने क्रॉस कर रखा है। नेक्स्ट स्तंभ इसकी बात करें तो अब इसमें यहाँ पर इनके ऊपर हमने पहले से क्रॉस कर दिया, तो ये 0 बच रहा है, तो इसका हम नियतन कर देते हैं। जैसे इसका 0 इस नियतन कर देते हैं, इस पंक्ति में हम देखें तो कोई 0 है नहीं, तो उस क्रॉस करने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट इसमें बात करें तो यहाँ पर हमने पहले से क्रॉस कर दिया, ये 0 रह रहा था, तो यहाँ इसका नियतन कर देते हैं। तो हमने यहाँ से फर्स्ट के लिए नियतन किया D से, सेकंड के लिए नियतन किया A से, थर्ड के लिए नियतन किया C से, फोर्थ के लिए नियतन किया B से। तो हमारी जो न्यूनतम लागत होगी वो हमारे को जो लागत मैट्रिक्स दी गई थी वहां से देखना होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट के लिए D में कितना आ रहा था 2, तो हम लिखेंगे 2 प्लस सेकंड के लिए A से, सेकंड के लिए A से तो यहाँ पर 6 आ रहा था, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 6 प्लस थर्ड से हम C से कर रहे हैं, तो C में यहाँ पर 4 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ पर 4 से हम B कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा था, तो 2, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14। तो दी गई समस्या के लिए न्यूनतम लागत होगी 14। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें परिवहन समस्या। परिवहन समस्याएं विशिष्ट प्रकार की रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं होती हैं और इनका जो गणितीय रूप होता है वो होता है मिनिमम z बराबर समेसन i बराबर 1 से n और समेसन j बराबर 1 से n xij cij। प्रतिबंध यहाँ पर होता है i बराबर 1 से m ai बराबर समेसन j बराबर 1 से n bj, अर्थात उत्पादन की जो कुल मात्रा होती है वो मांग की कुल मात्रा के बराबर होती है। देखिए बेसिक परिवहन समस्याएं होती हैं, ये क्या होता है, जैसे जो उत्पाद होता है, जितना प्रोडक्ट होता है उतनी ही डिमांड होती है, तब तो ये परिवहन समस्याएं संतुलित प्रकार की परिवहन समस्याएं होती हैं। और यदि उत्पाद और डिमांड में, उत्पादन और डिमांड में यदि अंतर होता है तो परिवहन समस्याएं असंतुलित हो जाती हैं। अब परिवहन समस्याओं के लिए जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं। सबसे पहला कि परिवहन समस्या में यदि m मांगों व n पूर्तियों से संबंधित हो तो यहाँ पर प्रतिबंधों की संख्या m प्लस n में से एक घटाकर प्राप्त होती है, अर्थात प्रतिबंधों की संख्या m प्लस n माइनस 1 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि परिवहन समस्या में m मांगे हैं n पूर्ति हैं तो प्रतिबंध कितने होंगे, m प्लस n माइनस 1। उसके बाद में नेक्स्ट परिवहन समस्या की सुसंगत हल में चरों की संख्या बराबर होती है, तो ये होती है m प्लस n माइनस 1 के बराबर होती है। याद रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। परिवहन समस्या में सुसंगत हल में चरों की संख्या होती है m प्लस n माइनस 1 के बराबर होती है। परिवहन समस्या को हल करने के लिए निम्न मेथड का यूज किया जाता है। तो मुख्य रूप से परिवहन समस्या को हल करने के लिए 3 मेथड का यूज किया जाता है, जिनका नाम है उत्तर पश्चिम कॉर्नर नियम, उसके बाद में न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि, उसके बाद में वोगल सन्निकटन विधि या इकाई व्यय लागत शास्त्रीय विधि। ये 3 मेथड है। इसमें उत्तर पश्चिम कॉर्नर मेथड, ये मेथड अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इसका सीधा समझने के लिए आप यूं समझ सकते हैं जैसे ये परिवहन समस्या है। परिवहन समस्या में यहाँ पर 3 गोडाउन बने हुए जिनके नाम है W1, W2, W3 और यहाँ पर 4 जगह इनकी डिमांड है और ये यहाँ पर किराया दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है गोडाउन में वो है और ये यहाँ पर इनकी डिमांड दर्शाई गई है। टोटल जो डिमांड है यहाँ पर किराया दर्शाया जाता है।
तो उत्तर पश्चिम कॉर्नर मेथड में क्या किया जाता है कि यहाँ से सबसे पहले पूर्ति करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट गोडाउन में अवेलेबल 30 है, जबकि यहाँ पर डिमांड 20 है, तो इसको जितना चाहिए उतना दे दिया, 20 इसको कंप्लीट दे दिया यहाँ से। उसके बाद में जो यहाँ पर शेष 10 रह गया वो अगले वाले को दे दिया। अब ये खाली हो चुका है तो दूसरे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके पास 50 है, अभी इसको 10 दे दिए, इसको कितना चाहिए, इसको यहाँ से 30 और चाहिए, तो यहाँ पर इसको 30 दे देते हैं। उसके बाद में इसमें 20 और बचा हुआ है तो 20 यहाँ पर दे देते हैं। अब ये गोडाउन भी खाली हो गया है, इसको 20 दे दिया तो इसको 10 और चाहिए, अगले वाले में से यहाँ से 10 दे देते हैं, यहाँ से 10 दे देते हैं। इस प्रकार ये सिंपल मेथड है। इसके बाद में यहाँ पर जो न्यूनतम लागत होती है वो यहाँ से इस किराए को और जो यहाँ से प्रोडक्ट भेजा है उसको गुणा करके निकाल ली जाती है। जैसे यहाँ पर 1 था तो 20 को 1 से गुणा किया और ये आ गया, प्लस यहाँ पर 10 को जो इस किराए से गुणा कर लिया 2 से, और फाइनली ऐसे सभी के लिए करके ये कर लेते हैं। उसके बाद में जो न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि है उसका यूज किया जाता है। इसको भी हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि में यूँ देखा जाता है कि सबसे कम किराया कितना है। तो देखिए सबसे कम किराया 1 रुपया है, और ये कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से काम करना है इनके लिए। जैसे 3 जगह कम से कम किराया है तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इससे स्टार्ट कर दिया, इसको 20 दे दिया। अभी यहाँ पर 10 और अवेलेबल है, जबकि यहाँ पर भी किराया 1 रुपया है तो 10 इसको दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर 50 अवेलेबल है, इसको चाहिए कितना 10, तो यहाँ पर 10 दे दिया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो न्यूनतम किराया जो है एक के बाद में वो दो जगह है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से ये 20 था ये यहाँ दे दिया, और यहाँ पर इसको 10 तो पहले यहाँ से दे चुके थे, 20 और चाहिए था, जबकि यहाँ पर 40 अवेलेबल अभी क्योंकि 10 ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो यहाँ पर 20 दे देते हैं। उसके बाद में 2 रुपये के बाद में जो किराया है वो 3 रुपये है, तो यहाँ पर 3 रुपये। अब देखिए ये गोडाउन यहाँ से खाली हो चुका था क्योंकि यहाँ पर 20 अवेलेबल था, ये पूरा दे दिया। ये भी पहले से खाली हो चुका है, इसमें से 10 हमने यहाँ पर दिया और 20 यहाँ पर दिया, 30 चला गया। अब 20 और है तो 20 यहाँ पर दे देते हैं, और फिर वो इनको गुणा करके और इनका मान निकाल लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर मेथड है ना, जो ये उत्तर पश्चिम कॉर्नर मेथड ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि देखिए इससे जो न्यूनतम लागत प्राप्त हो रही थी इसी एग्जाम्पल के लिए 310 रुपये प्राप्त हो रही थी, जबकि यहाँ पर न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि में 180 रुपये मात्र प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट जो मेथड है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो नेक्स्ट जो मेथड था जिसे वोगल सैनिकटन विधि भी कहते हैं और इसे शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें पेनल्टी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले इस मेथड के लिए पेनल्टी निकाली जाती है। आप यहाँ पर देखिए न्यूनतम किराया 1 रुपया था, उसके जस्ट बाद में किराया 2 रुपया है, तो इनमें जो अंतर है वही यहाँ पर शास्ती कहलाती है। तो ये शास्ती इसकी फर्स्ट में 1 है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए न्यूनतम इसमें किराया 1 रुपया, जस्ट इससे बड़ा किराया 2 रुपये, तो यहाँ पर भी पेनल्टी 1 है। उसके बाद में यहाँ पर न्यूनतम किराया 1 रुपया और जस्ट बड़ा किराया यहाँ पर न्यूनतम किराया है 2 रुपये और जस्ट बड़ा किराया है 4 रुपये, तो यहाँ पर पेनल्टी 2 हो जाएगी। इसके बाद में इसी प्रकार यहाँ पर स्तंभ की पेनल्टी भी निकाल ली जाती है। यहाँ पर न्यूनतम किराया 1 रुपये, जस्ट बड़ा किराया 3 रुपये, तो पेनल्टी यहाँ पर 2 आ जाती है। यहाँ पर 2 रुपये, यहाँ पर 2 रुपये, ये 3 रुपये, तो सबसे कम किराया 2 रुपये, जस्ट बड़ा किराया 3 रुपये, पेनल्टी 1 आ जाती है। इसी प्रकार ये पेनल्टियाँ निकाल ली जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा पेनल्टी कहाँ पर है, स्तंभ में है या रो में है। तो हम बात करें पेनल्टी 2 सबसे ज़्यादा आ रही है, ये स्तंभ में भी आ रही है और ये पंक्ति में भी आ रही है। तो या तो हम एक जिस स्तंभ में पेनल्टी ज़्यादा आती है उसको, या फिर इस पंक्ति या स्तंभ जो भी पेनल्टी ज़्यादा आती है उसको सबसे पहले उठाते हैं। तो यहाँ से हम देखें इसमें 2 पेनल्टी आ रही थी। किराया 1 रुपया यहाँ पर था, इसको यहाँ पर इसकी डिमांड थी 20, जबकि अवेलेबल 30 था, तो हमने यहाँ पर इसको 20 दे दिया कंप्लीट। अब जैसे यहाँ पर हमने 20 दिया तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 10, यहाँ पर हमारा 10 रह जाएगा। अब जैसे इसमें हमने 20 दे दिया तो ये इसकी डिमांड पूरी हो गई, तो इसके ऊपर हमारे को ऐसे डॉट लाइन डाल देनी है।
इसके बाद में बात करें हम यहाँ पर, इसके बाद में हम यहाँ पर बात करें तो इसकी पेनल्टी में अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे हमने इसके ऊपर डॉट लाइन डाली ना तो इधर पेनल्टी में चेंज हो चुका है। देखिए इधर पेनल्टी में क्या चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर एक न्यूनतम किराया 1 रुपये जस्ट बटा 2 तो ये 1 ही रहेगा। ऐसे न्यूनतम किराया यहाँ पर 1 रुपया जस्ट बटा 2 तो ये पेनल्टी भी 1 ही है। यहाँ पर न्यूनतम 2 है और इससे जस्ट बड़ा आ रहा है यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है, सॉरी जस्ट बड़ा यहाँ पर ये हमारा जो भी है ये दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये 2 है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम फिर से हम पेनल्टी सबसे ज़्यादा की बात करें तो पेनल्टी हम यहाँ पर देखिए ये पेनल्टी 3 आ रही है, सबसे ज़्यादा पेनल्टी यहाँ पर आ रही है। अब सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी है, दोबारा से देखिए पेनल्टी हमारी यहाँ पर 2 आई थी, यहाँ पर हमारी 1 आई थी, यहाँ पर हमारी 1 आई थी, यहाँ पर हमारी 3 आई थी, यहाँ पर हमारी 1 आई थी, यहाँ पर हमारी 1 आई थी, यहाँ पर हमारी 2 आई थी। तो जो पेनल्टी सबसे ज़्यादा थी वो यहाँ पर थी 3। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी डिमांड थी 10, इसको यहाँ से हमने 10 कंप्लीट दे दिया है। तो जैसे ही यहाँ पर हमने 10 दिया यहाँ पर 40 रह जाएगा, 40 रह जाएगा। उसके बाद में हम बात करें कि जैसे इस गोडाउन की कंप्लीट हुई तो इसको हमारे को छुपा देना है। पेनल्टी ये तो चेंज हुई नहीं क्योंकि ये छुप रहा है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 1 रुपया 2 रुपया तो जस्ट सबसे छोटा किराया 1 रुपया जस्ट बड़ा 2 रुपया, तो यहाँ पर पेनल्टी बंद रहेगी। इसी प्रकार ये भी 1 आ रही है, इसी प्रकार ये भी 2 आ रही है क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा किराया 2 रुपये है, यहाँ से 4 रुपये, तो ये पेनल्टी भी 2 ही रहती है। तो ये पेनल्टी हमारी यूं की यूं बनी रहती है 1 2 1 1 2 और यहाँ पर हमारी 2 1 1। अब हम देखें तो पेनल्टी सबसे ज़्यादा 2 है, जो कि पंक्ति में भी है और जो कि स्तंभ में भी है। अब यदि हम स्तंभ के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ से तो इसकी डिमांड यहाँ पर पेनल्टी 2 है, तो इसकी डिमांड कितनी है 20। यहाँ पर न्यूनतम किराया 1 है तो यहाँ पर हम 20 दे देते हैं, तो यहाँ पर 10 रह जाता है। इसके बाद में इसको भी हम छुपा देते हैं। अब जैसे इसको छुपाया ना तो पेनल्टी ये तो चेंज होनी नहीं है, पेनल्टी इधर चेंज हो सकती है। तो देखिए इधर न्यूनतम किराया 1 रुपये जस्ट बड़ा किराया 2 रुपये है तो यहाँ पर 1 हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 1 भाई। ऐसे यहाँ पर बात करें तो न्यूनतम किराया 2 रुपये जस्ट बड़ा 5 रुपये, तो पेनल्टी कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई। तो अब सबसे ज़्यादा जो पेनल्टी आ रही है वो 3 आ रही है, तो 3 आ रही है तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं। इस पंक्ति में देखें तो न्यूनतम किराया 2 रुपये है, जस्ट बड़ा किराया 5 रुपये, तो इसको यहाँ से जितना इसकी डिमांड है 40 लेकिन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल 20 है तो हम इसको 20 का 20 दे देते हैं। जैसे हम इसको देते हैं तो ये गोडाउन हमारा खाली हो जाता है, तो इसको हम ऐसे डॉट लाइन डालकर ऐसे छुपा देते हैं। उसके बाद में इसमें यहाँ से हमारे पास अवेलेबल है 40, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी जैसे हमने इसको दे दिया है, हमारा ये गोडाउन खाली हो चुका है, तो यहाँ पर पेनल्टी चेक करते हैं हम। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 तो भी यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब पेनल्टी यहाँ पर भी 1 1 रह जाती है, यहाँ पर भी 1 1 रह जाती है। तो यहाँ से हम किसी को भी देना प्रारंभ कर सकते हैं जितना उसको अवेलेबल, मतलब जितना उसकी डिमांड हो और जितना अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम इसको 20 दे देते हैं, यहाँ से इसको 20 दे देते हैं, इसको 10 दे देते हैं। फिर वही गुणा करके इनको ये मान निकाल लिया जाता है। तो ये मान जो होता है या तो न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि होती है उससे कम आता है या फिर उसके लगभग बराबर भी आ जाता है। ये अच्छी विधि है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको यूज़ ना करके आप न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि को यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद में भी यहाँ पर आगे और भी प्रोसेस होता है कि यहाँ पर जो ये आपने हल निकाला है उसका भी इष्टतम परीक्षण किया जाता है। इष्टतम परीक्षण करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो किराया हमने यूज़ किया है उसके लिए हम ये टेबल बना देते हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट रो में से यहाँ ये किराया यूज़ किया था, जो किराया यूज़ किया था वो टेबल, यहाँ से ये किराया जिन जिन का यूज़ किया हमने उनको लिख देते हैं ऐसे कैसे। यहाँ पर हम UI लिख देते हैं, यहाँ पर VJ लिख देते हैं। उसके बाद में हम इन पंक्तियों में से या स्तंभ में से उस पंक्ति या स्तंभ को चुनते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नियतन किए हैं। तो देखिए हम यदि पंक्ति की बात करें तो इसमें 1 नियतन किया था, इसमें 3 नियतन किए, इसमें 2 नियतन किए, तो इसमें सबसे ज़्यादा नियतन किए। तो जिसमें सबसे ज़्यादा नियतन किया जाता है उसका मान 0 लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर 0 लिखा तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो हम टेबल बना रहे हैं वो UI प्लस VJ की है।
यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर हमने 0 लिया है, यानी कि UI का मान यहाँ पर हमने 0 लिया है, तो यहाँ पर VJ का जो मान आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। कि UI प्लस VJ करेंगे तो यहाँ पर से 0 और यहाँ से 1 आएगा, तभी यहाँ पर 1 आ सकता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पर सीधा 2 लिख देना है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 लिख देना है। अब इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है 3, जबकि यहाँ पर 2 आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर क्या है -1। इसी प्रकार यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 2 आ रहा है जबकि यहाँ पर 1 आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जबकि यहाँ पर क्या है -1। तो कुल मिला के यहाँ से हमारे को ये मान, मतलब किसी पंक्ति या स्तंभ में से जिसमें सबसे ज़्यादा नियतन किए हैं उसको 0 दे देना है और उसके बाद में UI VJ के मान ज्ञात कर ले। इसके बाद में हमारे को ये टेबल UI प्लस VJ की वो टेबल प्राप्त करनी है जिसमें किराए का यूज नहीं किए थे। जिस किराए का यूज किया उसकी जगह स्टार डाल देना है, जैसे कि यहाँ से स्टार, इसकी जगह स्टार, और यहाँ से UI प्लस VJ के मान लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे को मान लिखना है तो ये मान कैसे लिखेंगे, यहाँ से आएगा यहाँ पर 2, यहाँ से आएगा 0, तो 2 और 0 मिलकर क्या बनेगा 2, ये हमने 2 लिख दिया। ऐसे जैसे यहाँ पर हमारे को लिखना है तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से -1 आएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे 1। ऐसे ही आप ये भी समझिए कि जैसे यहाँ पर लिखना है हमारे को, तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से -1 आएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0। ऐसे UI प्लस VJ की टेबल हम तैयार कर लेते हैं। ये CIJ जो लागत मैट्रिक्स होती है ये हमारे को क्वेश्चन में दी जाती है। उसके बाद में हम DIJ का मान ज्ञात करते हैं। DIJ का मान CIJ माइनस UI प्लस VJ से निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो मान निकलता है DIJ, तो DIJ में ये जो स्टार वाले मान हैं, यानी कि जिन किराए का यूज किया है उनकी तरफ तो देखना नहीं है। बाकी जो भी मान आ रहा है उनका मान, यानी कि DIJ के किसी भी अवयव का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए। ऐसा आता है तब तो ये हल हमारा इष्टतम हल होता है। और यदि किसी एक अवयव का मान यदि लेस देन 0 आ जाता है, तो ये हल हमारा इष्टतम हल नहीं होगा। यानी कि इसको दोबारा से हमारे को जांच करने की, दोबारा से हम इसको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें जो लागत है उसको और भी कम किया जा सकता है। और यदि DIJ का मान प्रत्येक अवयव के लिए ग्रेटर देन 0 आता है तो ये हल हमारा इष्टतम हल भी होता है और यूनिक भी होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि DIJ ग्रेटर देन 0 आता है प्रत्येक अवयव के लिए, तो ये हल हमारा इष्टतम हल होता है, साथ ही यूनिक भी होता है। और DIJ ग्रेटर देन 0 होता है तो इस स्थिति में ये हल हमारा इष्टतम हल तो होता है लेकिन यूनिक नहीं होता है। और यदि DIJ लेस देन 0 होता है किसी अवयव के लिए तो ये इसको हमारे को, यह हल हमारा इष्टतम हल नहीं होता, अर्थात इसकी लागत को और भी कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर DIJ से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करें परिवहन समस्याओं में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि परिवहन समस्या को हल करने के कौन कौन से मेथड हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर इष्टतम हल के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पर बात करें हम इनकी नियतन समस्याएं, विशिष्ट प्रकार की परिवहन समस्याएं होती हैं। नियतन समस्याएं जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, विशिष्ट प्रकार की परिवहन समस्याएं होती हैं। यदि परिवहन समस्याओं में m बराबर n हो जाए और AI बराबर BJ बराबर 1 हो जाए तो, और एवं प्रत्येक XIJ का मान या तो 0 हो या 1 हो, तो नियतन जो परिवहन समस्याएं हैं वो भी नियतन समस्याओं का ही रूप ले लेती हैं। तो यहाँ से हमारे को ध्यान रखना है कि नियतन समस्याएं विशिष्ट प्रकार की परिवहन समस्याएं होती हैं। इसके बाद में हम बात करें आरंभिक सुसंगत हल की, तो परिवहन समस्या का वह हल जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है आरंभिक सुसंगत हल या सुसंगत हल कहलाता है। परिवहन समस्या का वह हल जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है आरंभिक सुसंगत हल कहलाता है। ये हल नॉन नेगेटिव मानों का समुच्चय होता है। आधारित सुसंगत हल, m गुणा n परिवहन समस्या का सुसंगत हल।
आधारित सुसंगत हल कहलाता है यदि नियतनों की संख्या उसमें m+n-1 हो, अर्थात पंक्ति तथा स्तंभ जोड़ से एक कम हो। अर्थात इसको यूं समझ सकते हैं कि आपकी परिवहन समस्या है वो है 3x4 की, 3x4 की है। तो इसमें नियतनों की संख्या 7-1 अर्थात 6 आए, साथ में ही ये हल क्या हो, सुसंगत हल हो, तो ये हमारा हल होगा जो आधारित सुसंगत हल कहलाएगा। उसके बाद में हम बात करें इष्टतम हल। तो इष्टतम हल क्या करता है कि जो परिवहन समस्या होती है उसकी लागत को यदि हल न्यूनतम कर देता है तो वह उसका इष्टतम हल कहलाता है। वह हल उसका क्या कहलाता है, इष्टतम हल कहलाता है। इसके बाद में हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इष्टतम हल होता है ना, आधारी हल हो आवश्यक नहीं है। इष्टतम हल आधारी हल हो आवश्यक नहीं है। इष्टतम परीक्षण करने के लिए ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई इष्टतम परीक्षण करने के लिए नियतनों की संख्या m+n-1 होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो परिवहन समस्या अपभ्रष्टता की स्थिति में आ जाती है। इसके बाद में ये दो बातें भी इसके बारे में ध्यान रखनी है, अपभ्रष्टता आधारित सुसंगत हल और अपभ्रष्टता आधारित सुसंगत हल। आप इन्हें पढ़ लीजिए, ये सिंपल सी बातें आपके समझ में आ जानी हैं। उसके बाद में हम बात करें यहाँ से, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसको थोड़ा एक बार बोल कर आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन यूँ आ जाता है कि m×n परिवहन समस्या के आधारित सुसंगत हल के नियतनों की संख्या m+n-1 होती है तथा रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या होती है। यहाँ से परिवहन समस्या के लिए आधारित सुसंगत हल नियतनों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो ये कितनी होती है, m+n-1, और यहाँ पर रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो ये रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या m-1 होती है। इष्टतम हल परीक्षण करने के लिए dij का मान ज्ञात किया जाता है, और ये dij का मान भी आपको ध्यान रखना है। dij बराबर क्या होता है, Cij - ui + vj। उसके बाद में बात करें हम, तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए यहाँ से हमारा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। परिवहन समस्याओं की अपभ्रष्टता उत्पन्न होती है यदि रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि अपभ्रष्टता उत्पन्न होती है यदि रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या है। तो देखिए m+n-1 के बराबर, m+n-1 से ज़्यादा, m+n-1 से ज़्यादा, और m+n+1 से ज़्यादा, और m+n-1 से कम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि परिवहन समस्याओं में अपभ्रष्टता की स्थिति आ जाती है यदि नियतनों की संख्या m+n-1 से कम हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, तो यहाँ से देखिए, यदि एक परिवहन समस्या में m फैक्ट्री व n दुकानें हैं तो प्रतिबंधों की संख्या होती है। तो टोटल इसमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, प्रतिबंधों की संख्या होती है m+n। उसके बाद में हम ये क्वेश्चन भी देखिए कि एक नियतन समस्या जहाँ m नौकरी और m व्यक्ति हैं, आधारित सुसंगत हल के लिए आरंभिक स्तर पर आधारी चरों की संख्या है। तो यहाँ पर आधारी चरों की संख्या m होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से देखिए, एक परिवहन समस्या में सभी Cij > 0 तथा Xij बराबर Xij एक इष्टतम हल होगा। तो यहाँ से इष्टतम हल होने के लिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे बात करें, ये सिंपल टॉपिक आप इनको एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद में हम आगे बात करें, तो जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या है, टॉपिक हमारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सर्वप्रथम जो यूज किया गया था वो युद्ध के लिए किया गया था अमेरिका में।
अब रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है। ये उत्पादन से संबंधित होती है, आहार से संबंधित होती है, नियतन से संबंधित होती है और परिवहन से संबंधित भी होती है। जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या होता है उनका गणितीय रूप निम्न प्रकार होता है। उनका उद्देश्य या तो मैक्सिमम का होगा या मिनिमम का होगा। तो जो भी यहाँ पर मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड बराबर सी एक्स के रूप में आएगा, और यहाँ पर प्रतिबंध आता है ए एक्स, इसमें यहाँ पर बराबर आएगा या तो, या लेस देन आएगा, या ग्रेटर देन आएगा, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पर जो चर होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। 0 भी हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। उसके बाद में बात करें यहाँ पर जो उद्देश्य फलन होता है ना, तो उद्देश्य फलन ये एक घातीय फलन है। जब समस्या ही रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है तो यहाँ से ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि उद्देश्य फलन कितने घात का होता है, एक घातीय, दो घातीय, त्रिघातीय, इसे। तो ये आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य फलन एक घातीय। जब समस्या ही रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है तो ये उद्देश्य सिंपल सी बात है एक घातीय होगा। उसके बाद में प्रतिबंध की बात करें तो प्रतिबंध यहाँ पर जो चर होते हैं ना, ये x1 x2 एंड x1, ये जो होते हैं रैखिक समीकरण या असमीकाएं होती हैं। और ऋणोत्तर प्रतिबंध यानी कि ये जो चर होते हैं उनका मान शून्य या धनात्मक होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करें